कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाए। ऐसा ही आज तक होता आया है और ऐसा ही इस बार होना तय था, जबकि आखिरी मिनट पे आके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने आके ये डिसीजन सुना दिया कि भैया हम तुम्हें स्पीकर पद के लिए तब सपोर्ट करेंगे अगर डिप्टी स्पीकर आप हमारा चुनोगे। अभी देखिएगा, ये 56 इंच की छाती वाला जो मोदी है ना, वो किसी बार्गेनिंग में, किसी ब्लैकमेलिंग में और किसी इस तरह की जिद जबरदस्ती से तो काम करने वाला बंदा ही नहीं है। अरे जो चाइना से ना झुका, जो पाकिस्तान की आंखों से ना डरा, जो यूएसए को अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज ना आया, वो ये ऑपोजिशन के छोटे मोटे नेताओं से डर जाएगा, ऐसा सोचना ही उनकी बेवकूफी मैं कहूंगा रही। लेकिन फिर भी अब वो जिद पे अड़ गए, तो इसलिए फिर ये इलेक्शन होना तय हुआ और ओम बिरला जी आज उस इलेक्शन के अंदर जीत गए। और उन्हें यह भी पता था कि अगर वोटिंग हुई तो बड़ी ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पे 233 सीटों पे इंडिया अलायंस है, वहां 293 पे एनडीए था, लेकिन बाद में कुछ और दलों ने भी एनडीए को समर्थन दिया। क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद हो सकती थी। तो ऐसे में कहीं उनका नंबर और कम होकर 233 से 213 या 193 रह जाता, तो फिर तो कहते हैं कि थूक के चाटने वाली परिस्थिति हो जाती, बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए ध्वनि मत को ही उन्होंने सर्वमत मान लिया। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके दर्शक सोच रहे हो ऐसा उन्होंने किया क्यों, तो मैं कहूंगा ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, मैं हूं ना, ये जताने के लिए, मोदी सरकार को और बाकी न्यूज मीडिया चैनल्स को दिखाने के लिए कि ऑपोजिशन अब पहले जितना वीक नहीं है, सिर्फ इस मंशा से किया। लेकिन वो ये भूल गए कि आम आदमी की, टैक्स पेयर की जेब का कितना पैसा वो वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक दिन के लोकसभा सेशन के अंदर 10 से 12 करोड़ रुपया बह जाता है। 10 से 12 करोड़ बह जाने का अर्थ है टैक्स पेयर्स का पैसा, आपका मेरा पैसा। सो अगर इस तरह की हरकत वो ना करे, तो ऐसा मैं कहूंगा कि हमें यही अपेक्षा है कि ये सेशन 18वीं लोकसभा अच्छे से चले और पिछली बार की तरह ओम बिरला जी को वो स्टेप्स ना उठाने पड़े जहां एक एक दिन में 88 सांसदों को डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते सस्पेंड किया जाए, या टोटल 150 से ज्यादा को सस्पेंड किया जाए, या मेजों पे चढ़ा जाए, हुड़दंग मचाया जाए। ये न्याय का मंदिर है, ये पार्लियामेंट है, इसको उसी मर्यादा से बना के रखें, क्योंकि हर एमपी 20 लाख नागरिकों को लगभग रिप्रेजेंट करता है। अब सोच के देखिएगा उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के सवालों को उठाओ, जनता की भलाई के काम करो, ना कि ये हुड़दंगबाजी और ये हुलूगिज्म करो, ये शोभा नहीं देता। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दो लोगों ने जब शपथ ली तो दोनों ने हाथ में संविधान की प्रति लेके शपथ ली। अगेन ये मॉकरी ऑफ द होल सिस्टम कहूंगा इसको मैं, या उनकी हिपोक्रेसी कहूंगा। क्योंकि अगर आप नॉनवेज हाथ में पकड़ के ये कहें कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके आप शपथ खा रहे हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप कह रहे हो जय भारत जय कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कह रहे हो, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े अनुयायी हो, ऐसा आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन क्या हम भूल गए कि 50 साल जिस इमरजेंसी को हो रहे हैं, जो काला दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा स्वतंत्र भारत के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है, वो किसकी देन थी? वो इसी कांग्रेस की देन थी। वो कांग्रेस जो है संविधान की दुहाई दे रही है। हजारों राम भक्तों के ऊपर जब गोलियां चलाई गई, तो वो राम भक्त क्या भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उस समय रिलीजन सबके लिए, सब रिलीजन्स के लोग एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कहा गया? लेकिन फिर भी हजारों राम भक्तों पे गोलियां चला के जिस पार्टी ने उस समय खुद को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश की, आज वो संविधान हाथ में पकड़ के, संविधान की शपथ खा के खुद को संविधान का बहुत ज्यादा अनुयायी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा दिस इज नथिंग मोर देन हिपोक्रेसी एंड इट वाज अनवांटेड। और भारत की जनता जानती है कि जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है ना, कहते हैं इंग्लिश में कोटेशन है, वन ट्राइज टू बी वन दैट वन इज नॉट। यानी आदमी जो नहीं होता अक्सर वो दिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए कहता हूं कि जब आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि आप संविधान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो वहीं समझ में आ जाता है कि एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स डू। आपके कृत, आपके कर्म ज्यादा अच्छे से बखान करते हैं, बजाय इसके कि आपके शब्द वो बयान करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024
संपन्न होने के बाद जो है सरकार बनी, तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और अब जो है संसद सत्र जो है वो भी शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि सबसे पहले जो स्पीकर पद था उसको लेकर के काफी कश्मकश चल रही थी और ये भी कहा गया कि पहली बार जो है स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा आजादी के बाद। अब तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। दरअसल कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हमें जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया जाए, हमारे ही सांसद को जो है डिप्टी स्पीकर बनाया जाए, लेकिन बीजेपी ने याद दिलाया कि जहां पर आपकी सरकारें हैं राज्यों में, आपने वहां पर तो इस रूल को इंप्लीमेंट किया नहीं है, तो जब आप पहले वहां करेंगे उसके बाद हम भी जो है सोच विचार कर सकते हैं इस पर। तो काफी कश्मकश के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतारा, लेकिन कैंडिडेट को उतारने के 24 घंटे के अंदर ही जब चुनाव था तो क्या देखा गया कि चुनाव होने ही नहीं दिया और ध्वनि मत से ही जो है ओम बिरला फिर से स्पीकर बन गए। आइए बात करेंगे, हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर आशीष हांडा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे में। आशीष जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आशीष जी, सबसे पहले तो अब तक ये देखा नहीं गया कि कभी कोई कैंडिडेट उतारा गया हो जबकि नंबर भी नहीं था अपोजिशन के पास, और नंबर पूर्णता जो है एनडीए के पास था, 293 का नंबर था, इनके पास 232 का था, फिर भी कैंडिडेट उतारा और उतारने के 24 घंटे अंदर चुनाव था, चुनाव भी नहीं हुआ, ध्वनि मत से ही ओम बिरला बन गए अगले स्पीकर। सबसे पहले तो अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा क्या होता है ना, राजनीतिक जमीन जब खिसकने लगती है तो ऐसे में अपना राजनीतिक जमीन का वजूद ढूंढने का प्रयास जो है वो इस समय इंडिया अलायंस करना उसकी मजबूरी बन चुकी है। क्यों? जब पिछला पार्लियामेंट सेशन था तभी भी आपको ध्यान होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था मोदी जी के अगेंस्ट, तब भी उन्हें पता था कि वो कामयाब नहीं होने वाला है। इस बार भी उन्हें पता था कि वो कामयाब नहीं होने वाले हैं। क्यों? स्पीकर पद कैसे चुना जाता है, आपके दर्शक अगर नहीं जानते हो तो सिंपल मेजॉरिटी जिसकी होती है उसी का स्पीकर बनता है। और अगर सिंपल मेजॉरिटी एनडीए की नहीं होती तो एनडीए की सरकार ही कैसे बनती? यानी अगर एनडीए की सरकार है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि एनडीए सिंपल मेजॉरिटी में है, तो ऐसे में स्पीकर पद के उसके अलावा कोई और उम्मीदवार जीते ये तो दूर दूर तक पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, फलों वाला पेड़ ही झुका होता है। ठीक इसी तरीके से ये जानते हुए भी कि उनकी क्लियर मेजॉरिटी है, एनडीए जिसके नाम के ऊपर हाथ रख देंगे वही एमपी स्पीकर के लिए चुना जाएगा। फिर भी पार्लियामेंट्री स्पीकर की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टी से मोदी जी के कहने से राजनाथ सिंह जी लगातार बातचीत कर रहे थे। क्यों? सर्वसम्मति से स्पीकर बने, ऐसी मंशा थी। ऐसी मंशा क्यों थी? क्योंकि जो स्पीकर होता है एक बार भले किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता हो, लेकिन जब वो स्पीकर बन जाता है देन ही बिकम्स द गार्जियन ऑफ द लोकसभा हाउस एज सच। यानी फिर वो न्यूट्रल माना जाता है, फिर वो निष्पक्ष माना जाता है और सब लोग उसकी पद की गरिमा का मान करें, सब लोगों का वो ध्यान रखें और सब लोग उसका ध्यान रखें, मान दे, सम्मान दे। इसके लिए जरूरी होता है कि स्पीकर सर्वसम्मति से चुना जाए। ऐसा ही आज तक होता आया है और ऐसा ही इस बार होना तय था, जबकि आखिरी मिनट पे आके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने आके ये डिसीजन सुना दिया कि भैया हम तुम्हें स्पीकर पद के लिए तब सपोर्ट करेंगे अगर डिप्टी स्पीकर आप हमारा चुनोगे। अभी देखिएगा, ये 56 इंच की छाती वाला जो मोदी है ना, वो किसी बार्गेनिंग में, किसी ब्लैकमेलिंग में और किसी इस तरह की जिद जबरदस्ती से तो काम करने वाला बंदा ही नहीं है। अरे जो चाइना से ना झुका, जो पाकिस्तान की आंखों से ना डरा, जो यूएसए को अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज ना आया, वो ये ऑपोजिशन के छोटे मोटे नेताओं से डर जाएगा, ऐसा सोचना ही उनकी बेवकूफी में कहूंगा रही। लेकिन फिर भी अब वो जिद पे अड़ गए, तो इसलिए फिर ये इलेक्शन होना तय हुआ और ओम बिरला जी आज उस इलेक्शन के अंदर जीत गए। और उन्हें यह भी पता था कि अगर वोटिंग हुई तो बड़ी ज्यादा किरकिरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पे 233 सीटों पे इंडिया अलायंस है, वहां 293 पे एनडीए था, लेकिन बाद में कुछ और दलों ने भी एनडीए को समर्थन दिया, क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद हो सकती थी। तो ऐसे में कहीं उनका नंबर और कम होकर 233 से 213 या 193 रह जाता तो फिर तो कहते हैं कि थूक के चाटने वाली परिस्थिति हो जाती, बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए ध्वनि मत को ही उन्होंने सर्वमत मान लिया। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके दर्शक सोच रहे हो ऐसा उन्होंने किया क्यों, तो मैं कहूंगा ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, मैं हूं ना,
ये जताने के लिए, मोदी सरकार को और बाकी न्यूज मीडिया चैनल्स को दिखाने के लिए कि ऑपोजिशन अब पहले जितना वीक नहीं है, सिर्फ इस मंशा से किया। लेकिन वो ये भूल गए कि आम आदमी की, टैक्स पेयर की जेब का कितना पैसा वो वेस्ट कर रहे हैं। अर्जुन जी, एक दिन के लोकसभा सेशन के अंदर 10 से 12 करोड़ रुपया बह जाता है। 10 से 12 करोड़ बह जाने का अर्थ है टैक्स पेयर्स का पैसा, आपका मेरा पैसा। सो अगर इस तरह की हरकत वो ना करे तो ऐसा मैं कहूंगा कि हमें यही अपेक्षा है कि ये सेशन 18वीं लोकसभा अच्छे से चले और पिछली बार की तरह ओम बिरला जी को वो स्टेप्स ना उठाने पड़े जहां एक एक दिन में 88 सांसदों को डिसिप्लिनरी एक्शन के चलते सस्पेंड किया जाए, या टोटल 150 से ज्यादा को सस्पेंड किया जाए, या मेजों पे चढ़ा जाए, हुड़दंग मचाया जाए। ये न्याय का मंदिर है, ये पार्लियामेंट है, इसको उसी मर्यादा से बना के रखें, क्योंकि हर एमपी 20 लाख नागरिकों को लगभग रिप्रेजेंट करता है। अब सोच के देखिएगा उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जनता ने आपको चुन के भेजा है, जनता के सवालों को उठाओ, जनता की भलाई के काम करो, ना कि ये हुड़दंगबाजी और ये हुलूगिज्म करो, ये शोभा नहीं देता। आशीष जी, जो आपने जिक्र किया कि 233 से नंबर कम हो जाता, इसके इंट्यूशन तभी मिल गए जब उन्होंने पहले तो नाम घोषित कर दिया के सुरेश, जो 8 बार के उनके सांसद हैं। तभी टीएमसी ने कहा कि हमसे तो कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और टीएमसी के 1-2 नहीं 29 सांसद जीत करके जो है पहुंचे हैं लोकसभा में। और क्या लग रहा है कि ये नंबर कम हो सकता था, और भी नंबर कम हो सकते हैं। और कहीं से ये भी कहा जा रहा था कि जो बाकी अन्य है वो अन्य भी, क्योंकि स्पीकर का चुनाव है तो वो एनडीए को समर्थन कर सकते हैं, तो बीजेपी का नंबर, एनडीए का नंबर 300 से ऊपर भी जा सकता था। बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड था और ये मीडिया रिपोर्ट्स में था कि 307 तक की तो एनडीए की रिपोर्ट्स मीडिया में आ चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि आप कोई भी मैच जीते तब जीतते हैं जब एक तो होती है आपकी अच्छी परफॉर्मेंस, एक होती है सामने वाले की खराब परफॉर्मेंस। अभी एक तो एनडीए को सपोर्ट करने वाले लोगों का नंबर बढ़ता जा रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, या जो निष्पक्ष हैं, जो ना इंडी की तरफ है ना एनडीए की तरफ है, वो आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एनडीए की सपोर्ट करते के नंबर बढ़ने के साथ साथ इंडिया अलायंस वालों का नंबर कम होता जा रहा है। टीएमसी ने कह दिया था भाई हमसे कोई बात नहीं हुई, आम आदमी पार्टी बहुत पहले कह चुकी है कि भाई इंडिया अलायंस से तो हम बाहर आ चुके हैं, ये सिर्फ 2024 तक का था। यानी ऐसे में आपका नंबर कम हो रहा है, उनका नंबर बढ़ रहा है, और इसी चीज के अंदेशे को, डर को समझते हुए उन्होंने वोटिंग के लिए ऑप्ट ना करते हुए ध्वनि मत से ही अपनी हार मान ली। लेकिन मैं कहूंगा ये नादानी, ये बचकानापन शोभा नहीं देता। एक अच्छा विपक्ष तभी है अगर वो अपनी जिम्मेवारी को समझे, और जिम्मेवारी को समझते हुए जिम्मेवार कदम उठाए, तभी मैं लगता हूं लोगों की नजरों में वो इज्जत पाएगा। और ऐसा करना ही उनका जरूरी भी है और शोभा देता है। ये बचकानी हरकत अब वो इस बार ना करें। जो गलतियां 2024 से पहले उन्होंने की हैं, वो अगर 2024 के बाद भी दोहराएंगे तो शायद जो मोदी जी ने कहा था कि विपक्षहीन जो भारत बन जाएगा, ऐसा ना हो, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सशक्त विपक्ष होना जरूरी है, और ऐसा ही करना उनको शोभा। एक आखिरी छोटा सा कमेंट, क्योंकि जब शपथ ले रहे थे कई सारे सांसद, एक ऐसा वाकया हुआ, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से आते हैं, और उनका पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। जब उनसे कहा गया जय हिंद के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो है जय भीम जय मीम बोल रहा हूँ, ये बोलना जरूरी, भारत माता की जय बोलना जरूरी नहीं है, बताइए कहाँ लिखा है संविधान में। लेकिन कल शपथ लेते हुए जय फलस्तीन उन्होंने बोल दिया। उसके बाद काफी हंगामा बरपा है, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो है विष्णु शंकर जैन जो है उन्होंने भी जो है कोर्ट में दायर किया है मामला। जी, कल जो हुआ, 2 मामले मुख्य रूप में हुए मैं कहूंगा। एक तो आपने ओवैसी जी का बताया ही, जहां पे उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा, जो कि किसी की भी समझ से परे है। देखिएगा, आप भारत के संविधान की शपथ लेके यहां पे भारत के लोकसभा में भारत के एमपी के रूप में खुद को वहां पे विस्थापित कर रहे हैं। भारत की जनता ने आपको वोट दिया है, ठीक है, पासपोर्ट आपके पास भारत का है, जनता भारत की है, एमपी भारत के हैं, फिलिस्तीन कहां से आ गया? ये सिर्फ बचकानी या नादान हरकतें नहीं है, ये भारत का विभाजन करने की कोशिश है। ये कोशिश क्या है कि जिन लोगों के मत से वो यहां तक पहुंचे हैं, उन लोगों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हुए उनको खुश करने का ये एक प्रयास है। मैं ये कहूंगा ये लेकिन उनको खुश करते करते क्या आप भारत के अगेंस्ट चले जाएंगे? क्या आप भारत के संविधान का यूं मजाक उड़ाएंगे कि भारत के संसद के अंदर आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं? ये मैं कहूंगा ये बिल्कुल ही अवांछनीय था,
अनएक्सेप्टेड था, अनटॉलरेबल था, अनपार्लियामेंट्री था और इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा तो डेफिनेटली बाकियों के लिए एक वो लेसन होगा। लेकिन साथ ही में कल एक चीज और भी हुई। वो दूसरी चीज क्या हुई? राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दो लोगों ने जब शपथ ली तो दोनों ने हाथ में संविधान की प्रति लेके शपथ ली। अगेन ये मॉकरी ऑफ द होल सिस्टम कहूंगा इसको मैं, या उनकी हिपोक्रेसी कहूंगा, क्योंकि अगर आप नॉनवेज हाथ में पकड़ के ये कहें कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो ये मजाक नहीं तो और क्या है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेके आप शपथ खा रहे हो, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप कह रहे हो जय भारत जय कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कह रहे हो, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े अनुयायी हो, ऐसा आप दिखाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन क्या हम भूल गए कि 50 साल जिस इमरजेंसी को हो रहे हैं, जो काला दिवस के रूप में हमेशा याद किया जाएगा स्वतंत्र भारत के अंदर कि ऐसा भी हो सकता है, वो किसकी देन थी? वो इसी कांग्रेस की देन थी। वो कांग्रेस जो है संविधान की दुहाई दे रही है। हजारों राम भक्तों के ऊपर जब गोलियां चलाई गई तो वो राम भक्त क्या भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उस समय रिलीजन सबके लिए, सब रिलीजन्स के लोग एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कहा गया? लेकिन फिर भी हजारों राम भक्तों पे गोलियां चला के जिस पार्टी ने उस समय खुद को गौरवान्वित महसूस कराने की कोशिश की, आज वो संविधान हाथ में पकड़ के संविधान की शपथ खा के खुद को संविधान का बहुत ज्यादा अनुयायी बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा दिस इज नथिंग मोर देन हिपोक्रेसी एंड इट वाज अनवांटेड। और भारत की जनता जानती है कि जब किसी चीज को जरूरत से ज्यादा दिखाया जाता है ना, कहते हैं इंग्लिश में कोटेशन है, वन ट्राइज टू बी वन दैट वन इज नॉट। यानी आदमी जो नहीं होता अक्सर वो दिखाने का प्रयास करता है। इसीलिए कहता हूं कि जब आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना कि आप संविधान की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो वहीं समझ में आ जाता है कि एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स डू। आपके कृत, आपके कर्म ज्यादा अच्छे से बखान करते हैं बजाय इसके कि आपके शब्द वो बयान करें। तो ये आपने सुना हमारे साथ समाज सेवी डॉक्टर आशीष हांडा जी को, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी इस मुद्दे पर जो ओवैसी ने कहा, जो कल राहुल गांधी अखिलेश यादव ने किया, और साथ ही साथ जो स्पीकर पद को लेकर बहुत ज्यादा कश्मकश का माहौल था। इस बीच ओम बिरला जो हैं वो चुने गए हैं यहाँ पर 18वीं लोकसभा के स्पीकर। तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखिए। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।